हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ आईबीएस कोचिंग के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले सेशन में एडवांस मैथमेटिक्स का एक टॉपिक ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करा था, ठीक है। तो उसी सीरीज में हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उसी सीरीज में आगे का एक टॉपिक आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री का एक पोर्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। इस टॉपिक को कुछ बच्चे पहली बार पढ़ेंगे या इस टॉपिक का नाम कुछ बच्चे पहली बार इसका नाम सुनते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एकदम हाई लेवल पर इसको खत्म करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपको रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। और इसको एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और पूरा पढ़ना है, इसके बाद इसको कभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक को आपने प्रीवियस जैसे 9th-10th की क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। इसका आपने नाम सुना होगा एक्स एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अक्ष, ठीक है। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, जिसे आप हिंदी में कहते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। इसी पर ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, ठीक है। ये चैप्टर अब दो पार्ट में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक होता है 2D और एक होता है 3D। एक होता है 2D, एक होता है 3D। तो हम अभी बस 2D के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अधिकतर अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो 2D के ऊपर आया, 3D के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D या निर्देशांक ज्यामिति द्विविमीय। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, द्विविमीय, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं कि सबसे पहले ये अक्ष बना कैसे, कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना कैसे, ठीक है। तो उसको समझने के लिए समझो, इसकी यदि डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जब दो लाइन किसी समतल मतलब प्लेन पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। सुनना क्या बोल रहा हूं, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी प्लेन मतलब समतल पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इन दोनों लाइन को कहा जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन दोनों लाइन को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, या हिंदी में कहते हैं इसे निर्देशांक अक्ष। क्या कहते हैं इसे, निर्देशांक अक्ष। तो क्या होता है निर्देशांक अक्ष, जब कोई दो लाइन किसी समतल पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर निर्देशांक अक्ष, ठीक है। इन अक्षों को नाम दिया गया है, इन अक्षों को क्या नाम दिया गया है, जैसे इस तरफ राइट हैंड वाले अक्ष को कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं इसको, एक्स एक्सिस। ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या होता है ये, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है कि यहां से लेकर चली गई सभी दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। यहां पर चली गई सभी दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। सिमिलरली इसके इस तरफ होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है कि इस तरफ चली गई सभी दूरियां क्या होगी, आपकी ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। सिमिलरली इस एक्सिस को नाम दिया गया है वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस, अब पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ऊपर की ओर जो जाता है उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो दैट इज अ पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब यहां से चली गई सभी दूरियां क्या होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। सिमिलरली इसे आप कहते हो नेगेटिव वाई एक्सिस। क्या कहते हैं आप, नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब यहां पर चली गई सभी दूरियां क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहां पर सभी चली गई दूरियां क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहां तक फंडा क्लियर हुआ आप लोगों का कि एक्सिस क्या होता है। एक्सिस बेसिकली जब दो लाइन एक दूसरे को किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं,
परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक्सिस, जिसे हमारी गणित की भाषा में कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस या निर्देशांक अक्ष। तो अक्ष कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, दैट इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बिंदु या पॉइंट क्या चीज होती है। बिंदु या पॉइंट क्या चीज होती है, जैसे मैंने एक पॉइंट लिया P, एक पॉइंट लिया P। अब इस P के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो P के बारे में डिस्कस करने से पहले इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे आपका कोई एक फ्रेंड उज्जैन में या कहीं बाहर रहता है, ठीक है, आपको आपके फ्रेंड के पास मिलने जाना है, ठीक है। तो आप उससे मिलने के लिए क्या क्या पूछोगे, ठीक, या पूछोगे कि वो उज्जैन में कौन सी कॉलोनी में रहता है, ठीक है, उस कॉलोनी में वो कौन से नंबर मकान में वो रहता है, ठीक है। उस तक पहुंचने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी कि वह उज्जैन में कौन सी कॉलोनी में रहता है या उस कॉलोनी में वो कौन से मकान में रहता है, ठीक है। तो सिमिलरली कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में किसी बिंदु की स्थिति जानने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक है x और एक y, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु की स्थिति जानने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक होता है x, दूसरा होता है y। मतलब यह बिंदु x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, यह बिंदु y एक्सिस से कितनी दूरी पर है। ये 2 चीजें अगर आपको पता है तो आप इस बिंदु पर आसानी से पहुंच सकते हैं। बात समझ में आया यहां तक? तो किसी भी पॉइंट की स्थिति जानने के लिए आपको कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, 2 चीजों की जरूरत पड़ती है कि यह बिंदु x एक्सिस से कितनी दूरी पर है और यह बिंदु y एक्सिस से कितनी दूरी पर है। क्लियर हो गया यहां तक? सिमिलरली इस बिंदुओं को कुछ नाम दिया गया है। ये जो आपको 2 चीज बोला मैंने, x और y, इस x और y को कुछ नाम दिया गया है। इस x को बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एब्सिसा, या हिंदी में कहते हैं इसको भुज। क्या कहते हैं इसको, भुज। और इस y को कहा जाता है ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसको, ऑर्डिनेट, या हिंदी में कहते हैं इसको कोटि। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कोटि। बात समझ में आ गया? इस x को क्या कहते हैं, एब्सिसा, हिंदी में भुज, और y को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, हिंदी में कोटि। अभी लेटेस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि 2,3 एक पॉइंट है, 2,3 एक पॉइंट है। इस पॉइंट में आपका एब्सिसा क्या है और आपका ऑर्डिनेट क्या है। मतलब यदि हिंदी में कहा जाए तो बिंदु 2,3 में भुज क्या है और कोटि क्या है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसकी यदि मैं एब्सिसा की बात करूं, इसकी यदि मैं एब्सिसा की बात करूं या भुज की बात करूं तो इसका भुज कितना है आप 2, और इसकी मैं ऑर्डिनेट की बात करूं, ऑर्डिनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट को हिंदी में कहते हैं कोटि, तो इसकी कोटि की बात करूं तो ये कितना है 3, ठीक है। तो किसी बिंदु का आप एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। एब्सिसा मतलब होता है x वाला कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट का मतलब होता है y वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसे कहते हैं भुज, इसे कहते हैं कोटि। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करते हैं मूल बिंदु क्या चीज होती है। मूल बिंदु क्या चीज होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन क्या चीज होती है या मूल बिंदु क्या चीज होती है। तो ओरिजिन का मतलब होता है मैथमेटिकली 0 0। ओरिजिन का मतलब होता है मैथमेटिकली दैट इज 0 0। 0 0 का मतलब वह बिंदु या वह पॉइंट जिसकी x और y एक्सिस से दूरी कितनी होगी 0 0, ठीक है। वह बिंदु या वह पॉइंट जिसकी x एक्सिस से दूरी क्या होगी 0 0, तो उसी को आप क्या कहोगे, उसी को आप कहोगे ओरिजिन, या फिर हिंदी में कहते हैं इसको मूल बिंदु। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मूल बिंदु। पॉइंट क्लियर हुआ? मूल बिंदु क्या होता है, वह बिंदु जिसकी दोनों एक्सिस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से दूरी कितनी होती है 0
और 0, ठीक है। तो उसे आप क्या कहते हैं, मूल बिंदु या फिर ओरिजिन। क्लियर हो गया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दूरी कैसे पता करा, मैंने बताया था किसी बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, एक तो एक्स एक्सिस से दूरी और एक वाई एक्सिस से दूरी, ठीक। तो इस बिंदु के भी एक्स एक्सिस से दूरी 0 है और इसकी वाई एक्सिस से दूरी भी 0 है, मतलब ये आपका क्या है, ओरिजिन है, यही आपका क्या है, मूल बिंदु है। और इसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई, ठीक है। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए इसके आगे क्या पूछेगा आपसे, वो इसके आगे ये पूछेगा कि इस बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ P फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ P फ्रॉम द ओरिजिन मतलब बिंदु P की O से दूरी, मतलब ये वाली दूरी आपसे डिस्कस करेगा। ठीक है, ये वाली दूरी आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इस दूरी को हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं, देखना। अब पहले पता करते हैं कि x और y क्या है। तो यदि इस बिंदु से मैं x एक्सिस पर एक लंब डालूं, ठीक है, लंब मतलब दैट इज 90 डिग्री पर एक लाइन खींचा, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी आप क्या बोलोगे, सर यहां से यहां तक की दूरी है इसकी x, ठीक है, मतलब x एक्सिस में चली गई दूरी इसकी x है। ये है y एक्सिस, मतलब ये y एक्सिस मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आपकी y, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है y। क्लियर। ये है x एक्सिस, मतलब x एक्सिस में चली गई दूरी x और y एक्सिस में चली गई दूरी y, ठीक है। आपसे कौन सी दूरी पूछा है, आपसे पूछा है O से P तक की दूरी क्या है, मतलब मूल बिंदु से P बिंदु तक की दूरी क्या है। तो आप देख रहे हो कि ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में मैं बड़ी है आसानी से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं। ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर लंब, ये मेरा हो गया आधार बेस, तो ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो बाय पाइथागोरस से बेस पर मैं इसकी दूरी आसानी से लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे समझ में क्या आता है कि किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ में आया। किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी, किसी भी बिंदु या किसी भी पॉइंट का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक फंडा क्लियर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पॉइंट पर क्वेश्चन कैसे बनता है। ये जो मैंने आपको बताया कि किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। हिंदी में बता रहा हूं, बिंदु 3,4 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो, बिंदु 3,4 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो, ठीक है। तो हमने जस्ट अभी देखा था कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी क्या होती है, ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब सर इसमें x क्या होता है, इसमें y क्या होता है। x मतलब x एक्सिस में चली गई दूरी, बिंदु द्वारा x एक्सिस में चली गई दूरी, और y क्या होता है, y एक्सिस में बिंदु द्वारा चली गई दूरी। तो देखिए ये बिंदु है 3,4, तो बिंदु द्वारा x एक्सिस में कितना चला गया 3, और इसी बिंदु द्वारा y एक्सिस में कितना चला गया 4, तो बिंदु द्वारा x एक्सिस में 3 चला गया और y एक्सिस में 4। ये वैल्यू इसमें भी पुट करोगे तो अंडर रूट x की जगह कितना रखोगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और y की जगह कितना रखोगे 4, तो 4 का स्क्वायर आपका आ गया 16। तो 16 और 9 आजकल कितने होते हैं सर, दैट इज 25, और 25 किसका रूट होता है 5। मतलब मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी कितनी है 5, मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी कितनी है 5। इस चैप्टर में बहुत सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, इतना टफ सवाल नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। तो इतना टेंशन ना लो, इसको बड़ी ही आसानी से हम कर सकते हैं, इतना लोड लेके नहीं पढ़ो इसको बड़ी ही नॉर्मल तरीके से पढ़ो, ठीक है। और ऐसा मत सोचो कि इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हर चीज जीवन में पहली बार ही पढ़ी जाती है,
हर चीज जीवन में पहली बारी पढ़ी जाती है, पहली बारी सीखी जाती है, और जो चीज पहली बार पढ़ते हैं वो अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, जो चीज हम लाइफ में पहली बार सीखते हैं या पढ़ते हैं वो चीज हमेशा अच्छे से और लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्लियर हुआ कि वो जो टॉपिक पढ़ा था कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कितनी होती है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको आप किस तरीके से अप्लाई करोगे। दैट इज एक्स मतलब उस बिंदु द्वारा एक्स एक्सिस में चली गई दूरी, और y मतलब उस बिंदु द्वारा y एक्सिस में चली गई दूरी कितनी होगी, वो आप इस फॉर्मूले में रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ अ पॉइंट मतलब बिंदु का ध्रुवीय रूप क्या होता है, बिंदु का ध्रुवीय रूप क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए पोलर फॉर्म ऑफ अ पॉइंट, बिंदु का ध्रुवीय रूप। ठीक है, बिंदु का ध्रुवीय रूप क्या होता है समझना। ये क्या है आपका एक्सिस। ठीक है, इट इज ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट इज ए नेगेटिव एक्स एक्सिस, इट इज ए पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड इट इज ए नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर हो गया। इस पॉइंट को आप क्या कहते हो सर, इस पॉइंट को आप कहते हो ओरिजिन। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहते हो आप, ओरिजिन या मूल बिंदु। ठीक है, एक बिंदु आपने लिया P, एक बिंदु आपने लिया P। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या माना आपने, x, y। ठीक है, x, y का मतलब ये है कि ये बिंदु x एक्सिस पर x दूरी चली और y एक्सिस पर y दूरी चली। ठीक है, अब पोलर फॉर्म कभी भी पूछे, सुनना मेरी बात ध्यान से, कभी भी आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि ये बिंदु P x, y का पोलर रूप, पोलर फॉर्म क्या होता है, ध्रुवीय रूप क्या होता है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, सुनना, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आया कैसे। इसका कभी भी आपसे ध्रुवीय रूप पूछे तो इसका ध्रुवीय रूप होता है r cos थीटा, r sin थीटा। क्या होता है, r cos थीटा और r sin थीटा, मतलब आप y की जगह क्या लिखोगे, r sin थीटा, और x की जगह क्या लिखोगे, r cos थीटा। ठीक है, ये तो हो गई डायरेक्ट ट्रिक की बात, या फिर डायरेक्ट आंसर लगाना हो तो उसकी बात, कि सर कभी भी पूछे कि बिंदु का पोलर फॉर्म क्या होता है या बिंदु का ध्रुवीय रूप क्या होता है, तो उसका ध्रुवीय रूप होता है r cos थीटा और r sin थीटा। यहां तक फंडा क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन ये अराइज होना चाहिए कि सर ये r क्या चीज है और ये थीटा कहां से आया। ठीक है, अब क्वेश्चन दिमाग में क्या अराइज होना चाहिए कि सर आपने ये r कहां से लिखा और ये थीटा कहां से आया। ठीक है, तो r मतलब क्या हुआ, r मतलब ये है कि यहां वाली बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी है, बिंदु P की मूल बिंदु से जो दूरी है उसे हमने कहा r। ठीक है, बिंदु P की मूल बिंदु से जो दूरी है उसे कहा हमने r। ठीक है, उसके बाद सर ये थीटा क्या चीज है, थीटा सुनना, ये जो लाइन बनाया आपने, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, वो है आपका थीटा। बात समझ में आया, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो वो क्या होता है आपका थीटा। दो चीजें क्लियर हो गई कि ये सर पोलर फॉर्म में r और थीटा क्या होता है, r होता है बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु की मूल बिंदु से दूरी होती है r, और थीटा क्या होता है, थीटा मतलब होता है झुकाव, थीटा मतलब क्या होता है, झुकाव, मतलब इंक्लाइनेशन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, इंक्लाइनेशन, मतलब यह वाली लाइन एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पर झुकी हुई है या कितने डिग्री का कोण बना रही है, उसे आप क्या कहते हो, थीटा कहते हो, उसे आप क्या कहते हो, थीटा कहते हो। ठीक है, तो यदि मैं आपसे r की वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे कि सर r तो मूल बिंदु से दूरी है, और किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब r की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक फंडा क्लियर हो गया। उसके बाद आप ये थीटा कैसे निकालोगे, उसके बाद आप ये थीटा कैसे निकालोगे, तो थीटा कैसे निकालेंगे देखना, यहां से मैंने क्या करा, एक लंब डाल दिया एक्स एक्सिस पर, लंब का मतलब ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री, ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री।
ठीक है। ये हो गया आपका x, मतलब बिंदु द्वारा x एक्सिस पर x दूरी चली गई। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग पे लिख रहा हूँ ना, ये जो पॉइंट मैंने लिखा x, y, उसके बेसिस पर ये दूरी लिख रहा हूँ कि बिंदु द्वारा x एक्सिस में कितनी दूरी चली गई x, और इसी बिंदु द्वारा y एक्सिस में कितनी दूरी चली गई y। तो यदि मैं इस ट्रायंगल में, यदि मैं इस त्रिभुज में tan थीटा लगा दूं, यदि मैं इस ट्रायंगल में tan थीटा लगा दूं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है सर लंब बटे आधार। ठीक है, हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। ठीक है, द फर्स्ट रेशियो इज रिप्रेजेंट द साइन थीटा, the second ratio is represent the cos theta, and the final and third ratio is represent the tan theta. The final and third ratio is represent the tan theta. तो tan theta बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार। तो इस केस में आपका परपेंडिकुलर लंब कितना है y, और आधार कितना है x। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, y अपॉन x। ठीक है, इस tan थीटा की हेल्प से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इस tan थीटा की हेल्प से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, कैसे निकालोगे वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि यदि किसी बिंदु का या किसी पॉइंट का आपसे पोलर फॉर्म पूछे या ध्रुवीय रूप पूछे, तो वो क्या होता है, x की जगह क्या लिखोगे आप, r cos थीटा, और y की जगह क्या लिखोगे आप, r sin थीटा। ठीक है, अब सर ऐसा कैसे होता है कि x की जगह r cos थीटा आता है, y की जगह r sin थीटा आता है, तो इसको भी मैं प्रूफ करके बताता हूं, समझना। इस वाले ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू बताओ, इस वाले ट्रायंगल में मुझे cos थीटा की वैल्यू बताओ। तो सर cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है सर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है x, और कर्ण कितना है r। ठीक है, तो यहां से मैं यदि x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू कितना आ गया, r cos थीटा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, r cos थीटा, ये भी हमने निकाल के बता दिया। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रायंगल में sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज ए y, एंड हाइपोटेनियस क्या है, दैट इज ए r। ठीक है, तो यहां से यदि y की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, r sin थीटा। कितना आएगा, r sin थीटा। ठीक है, तो y की जगह आप क्या लिख सकते हो, r sin थीटा। ठीक है, इट इज ए पोलर फॉर्म ऑफ अ पॉइंट, यही है बिंदु का ध्रुवीय रूप। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है वो देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा क्वेश्चन, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट 1,3। ठीक है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट 1,3। पोलर कोऑर्डिनेट को हिंदी में कहते हैं, हिंदी में पढ़ के बता रहा हूं, इसको कहते हैं ध्रुवीय रूप। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, इसको क्या कहते हैं, ध्रुवीय रूप। ठीक है, बिंदु 1,3 का ध्रुवीय रूप लिखिए, या पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आपको लिख के बताना है। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होता है सर, r cos थीटा और r sin थीटा, ये हमने भी डिस्कस करा। ठीक है, r cos थीटा और r sin थीटा होता है। r क्या होता है सर, r होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी देके रखी है आपको, 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस y की वैल्यू कितना देके रखा है आपको, अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो जब रूट का स्क्वायर करते तो वो रूट क्या होता है, हट जाता है। जब रूट का स्क्वायर करते हैं तब वो रूट क्या होता है, हट जाता है। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा 3, दैट इज अंडर रूट 4। और अंडर रूट 4 का मतलब आप बड़ी ही आसानी से जानते हो कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 2। तो r की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 2। r की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना। तो मैंने क्या बोला था, थीटा किससे निकालोगे, थीटा निकालोगे आप tan थीटा से। थीटा किससे निकालोगे आप, tan थीटा से। तो मैंने आपको बताया था कि tan थीटा बराबर क्या प्रूफ किया था हमने, y अपॉन x। tan थीटा बराबर क्या प्रूफ किया था हमने, y अपॉन x। तो y की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3
y की वैल्यू कितनी है √3 और x की वैल्यू कितनी है 1। x की वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो tan थीटा में √3 कितने डिग्री पर आता है? अब यहां तक लिखने के बाद देखना tan थीटा बराबर क्या आया आपका, tan थीटा बराबर आया √3। tan थीटा बराबर √3 आया। अब इसमें से थीटा कैसे निकालोगे? इसमें से थीटा कैसे निकालोगे? इसमें से थीटा निकालने का तरीका क्या होता है समझना कि tan की टेबल में √3 कितने डिग्री पर आता है। tan की टेबल में √3 कितने डिग्री पर आता है, तो आप बड़ी ही आसानी से कहोगे कि सर tan की टेबल में √3 tan 60 डिग्री पर आता है। tan 60 डिग्री पर आता है तो tan थीटा बराबर इस √3 की जगह में क्या लिखूंगा, tan 60 डिग्री। कितना लिखूंगा, tan 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3। इस tan से ये tan कैंसिल आउट होता नहीं है, लेकिन हम मैथमेटिकली इसको करने के लिए काट देते हैं, जबकि ये कैंसिल आउट नहीं होता है। इसे हम कहते हैं इनवर्स टेक्नोमेट्री। ठीक है, इसका जब इनवर्स लोगे तब tan से tan कैंसिल होता है। ठीक है, तो इतना डीपली जानने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली tan से tan को आप काट दो तो थीटा बराबर आपका कितना आ गया, दैट इज 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया आपका 60 डिग्री। तो आपको r की वैल्यू मिल गई, आपको थीटा की वैल्यू मिल गई। r और थीटा की वैल्यू इसमें रख दो तो r की वैल्यू कितनी है 2 और थीटा कितना है 60। तो पहला आया आपका 2 cos 60 डिग्री, 2 sin 60 डिग्री। ठीक है, 2 cos 60 डिग्री और 2 sin 60 डिग्री। ठीक है, अब ये मत कर देना कि इसमें cos 60 की वैल्यू रख देते, इसमें sin 60 की वैल्यू रख देते। ठीक है, cos 60 और sin 60 की वैल्यू रखोगे तो घूम के आपका आंसर यहीं पर आ जाएगा। घूम के आपका आंसर यहीं पर आ जाएगा। इसको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को बोला था, इसको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को बोला था। यही क्या है इसका पोलर फॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या टिक करोगे, 2 cos 60 डिग्री और 2 sin 60 डिग्री क्या है इसका आंसर। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, किसी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है और उस पोलर कोऑर्डिनेट को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करें। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या चीज होती है। चतुर्थांश, जिसे हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, क्या चीज होती है। तो हेडिंग डाल लीजिए कोऑर्डिनेट या चतुर्थांश। हिंदी में क्या कहेंगे उसको, चतुर्थांश। ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट जिसे हिंदी में कहते चतुर्थांश। ठीक है, ये आपका हेडिंग हो गया। आराम से समझेंगे, एकदम बिंदास। ठीक है, तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सर 4 तरीके के कोऑर्डिनेट होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दैट इज द सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, नॉर्मली अधिकतर बच्चों को ये सब पता है। ठीक है, फिर भी इसके बारे में जो आप नहीं जानते हो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। देखो क्या चीज होती है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट बनाने के लिए आपको 2 एक्सिस बनाना पड़ता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट किससे बनता है, कोऑर्डिनेट बनता है आपका एक्सिस से। और एक्सिस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। तो एक्सिस कैसे बनाते हैं सर, एक्सिस वह बला होती है या वह चीज होती है जब 2 लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे। जब 2 लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो उसे कहते हैं एक्सिस। ठीक है, ये है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट इज ए नेगेटिव एक्स एक्सिस, इट इज ए पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड इट इज ए नेगेटिव वाई एक्सिस। यहां तक फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि आपको यदि किसी भी पॉइंट को यदि रिप्रेजेंट करना है तो किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है, इसको x, y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है। इसको x, y के फॉर्म में क्या करा जाता है, रिप्रेजेंट करा जाता है। मतलब आप सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट लिखोगे, उसके बाद आप y का कोऑर्डिनेट लिखोगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्या चीज होती है, चतुर्थांश क्या चीज होती है। कोऑर्डिनेट 4 टाइप के होते हैं। इसको बोला जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोला जाता है सेकेंड कोऑर्डिनेट, इसको बोला जाता है थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको बोला जाता है फोर्थ कोऑर्डिनेट।
ठीक है, हिंदी में बोल के बता रहा हूं। इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोला जाता है तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोला जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब इन कोऑर्डिनेट की कुछ कुछ खासियत होती है, उसके बेसिस पर इनका नाम रखा जाता है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट की कुछ कुछ खासियत होती है, हर एक कोऑर्डिनेट की कुछ ना कुछ खासियत होती है। तो इस कोऑर्डिनेट की खासियत देखते हैं। इस कोऑर्डिनेट की खासियत क्या है? इस कोऑर्डिनेट में यह खासियत है कि इसमें यदि मैं बोलूं कि x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर इसमें x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव, और y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। ठीक है, दिख रहा है, ये भी x पॉजिटिव और ये भी y भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव। यहां तक आपको पता है। ठीक है, ये हर एक व्यक्ति को पता है, व्यक्ति मतलब हर एक स्टूडेंट को पता है जो तैयारी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है। पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव का मतलब होता है वह संख्या जो जीरो से बड़ी हो वो पॉजिटिव होगी, और जो संख्या जीरो से छोटी हो वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इसको हम ग्रेटर और लेस देन की कंपैरिजन में कैसे लिखते हैं? पहले वाला आपको x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला आपके y को रिप्रेजेंट करता है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन जीरो, x इज ग्रेटर देन जीरो। दूसरी बात y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, मतलब y इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो, y इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x और y की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव, लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव। देखिए आप ये वाली चीज को देखते हैं, ये आपका क्या है? नंबर लाइन। नंबर लाइन में जीरो यहां पर होता है, दैट इज ए 1 2, ये 3 होता है। यहां पर देखोगे तो -1 -2 एंड दैट इज ए -3। इसका मतलब अब जीरो से इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और जीरो से इस तरफ आओगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन जीरो इज अ पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो इज अ पॉजिटिव एंड लेस देन जीरो इट इज अ नेगेटिव, इट इज अ नेगेटिव। मैं इतना बेसिक इसलिए बता रहा हूं कि कोई व्यक्ति यदि इसको पहली बार पढ़े तो उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको हर चीज आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, जिसको आता है उसको अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए ये ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव होती है, ये तो हम जानते थे, लेकिन इसको और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो। अब फटाफट सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे को बोलो कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। y की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव का मतलब x इज लेस देन जीरो। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू जीरो से छोटी है तभी नेगेटिव है। x इज लेस देन जीरो एंड y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, मतलब y इज ग्रेटर देन जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में x क्या है? माइनस का, x की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। y की वैल्यू की बात करें तो ये भी क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब x इज लेस देन जीरो। ठीक है, and y is also less than 0, y is also less than 0 किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या है? पॉजिटिव, और y क्या है? नेगेटिव। y क्या है? नेगेटिव। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब x इज ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव का मतलब y इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। मैं इस चीज को इतना डीपली इसलिए बता रहा हूं कि इसी कॉन्सेप्ट पर एक छोटा सा सवाल एग्जाम में आ चुका है। देखिए, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर। तो इसी चीज पर एक क्वेश्चन आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? पढ़ो उसको कि यदि बिंदु x y के निर्देशांक ज्ञात करो द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में x y के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, कौन सा? लेवल इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है।
व्यापम के एग्जाम का क्वेश्चन है और इसी कॉन्सेप्ट पे आया, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखा था अभी अभी हमने इसको डिस्कस करा, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में x इज लेस देन 0 होता है एंड y इज ग्रेटर देन 0 होता है, y इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो आपका कौन सा नंबर ऑप्शन सही होगा, आपका कौन सा नंबर ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। द x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। आ गया समझ में? ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन, एमपीएसआई मतलब मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, निम्न में से कौन से बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, निम्न में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, मतलब एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु स्थित है। ठीक है, तो इसका एक फंडा लिखो कि एक्स अक्ष पर या एक्स एक्सिस पर y क्या होता है आपका 0 होता है, y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। बात समझना कैसे, जैसे ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी एक्स एक्सिस पर, माना कि 8, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस पर दूरी कितनी होगी 8। यदि मैं पूछूं कि इस पॉइंट की y एक्सिस से दूरी क्या होगी, तो y एक्सिस में ये पॉइंट को चला क्या, नहीं चला, क्योंकि ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस पर है, मतलब y एक्सिस पर इसकी दूरी कितनी होगी 0, y एक्सिस पर इसकी दूरी कितनी होगी 0। तो एक पॉइंट नोट कर लो कि x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, सिमिलरली वही वाला कॉन्सेप्ट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट कौन से एक्सिस पर है, ये पॉइंट y एक्सिस पर है। ठीक है, माना कि इस पॉइंट y एक्सिस पर है, तो ये पॉइंट x एक्सिस पर कुछ दूरी चला क्या, ये वाला पॉइंट x एक्सिस पर कुछ दूरी चला क्या, नहीं चला, मतलब x एक्सिस पर चली गई दूरी कितनी होती है y, और इसने y एक्सिस पर माना कि 8 चला। ठीक है, तो y एक्सिस पर चली गई दूरी कितनी है 8। ठीक है, तो इस बिंदु की पोजीशन क्या हो गई 0 8, और यहाँ पर इस बिंदु की 0 पोजीशन क्या हो गई 8 0, मतलब x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0, y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0, y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0। तो आपसे क्या पूछा है कि x एक्सिस पर इसकी स्थिति बताओ, तो जिस ऑप्शन में y की वैल्यू 0 होगी वही क्या होगा आपका ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि x एक्सिस पर पूछा, तो x एक्सिस पर y कितना होता है 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द फर्स्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए आपको कितना देके रखा है, उसने देके रखा -8 और 0, -8 और 0, -8 और 0 को मतलब x पे चला, -8 और y पे चला 0, तो x एक्सिस पर पूछा तो x एक्सिस पर y कितना होता है 0, x एक्सिस पर y कितना है 0, मतलब यही वाला आंसर क्या आपका राइट आंसर। तो आपने देखा कि इसी सिंपल अप्रोच पे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इसको डीपली पढ़ना पड़ता है, थोड़ा इसको बेसिक समझना पड़ता है, क्योंकि आजकल बेसिक से भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। यदि आपका बेसिक अच्छा होगा तो आप 2-3 क्वेश्चन तो चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, आगे करें, देखते हैं। देखिए और एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर क्या आया है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये है कि ABCD एक वर्ग है, C के निर्देशांक -4 और -4 है, यदि, ठीक है, डायग्राम आपको देके रखा है, -4 है, तो A के निर्देशांक ज्ञात करो, A के निर्देशांक ज्ञात करो। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका MPSI मतलब सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो कैसे करोगे एक बार करने की कोशिश करो, x के निर्देशांक बताओ मेरे को, a के निर्देशांक बताओ, a के निर्देशांक क्या होंगे। देखो बड़ी ही आसानी से बता पाओगे, उसने जो जो बोला इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो देखना, ये डायग्राम उसने देके रखा है। ठीक है, ये डायग्राम उसने देके रखा है, इस तरीके से डायग्राम देके रखा है। कौन कौन से पॉइंट देके रखे, उसने देके रखा है ABCD, A B
C और ये D। क्लियर हो रहा है? ये क्या होता है? ये होता है आपका पॉजिटिव x, ये होता है आपका नेगेटिव x, ये होता है आपका पॉजिटिव y और ये होता है आपका नेगेटिव y। ये होता है आपका नेगेटिव y। ठीक है, उसने इस वाली पोजीशन को देके रखा है। क्या देके रखा है? इसका C का पॉइंट देके रखा आपको -4 ठीक है, दैट इज ए, इसकी बात करो, इस पॉइंट की वैल्यू देके रखिए -4 और -4। ठीक है, आपसे पूछा है कि इस A पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो A पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, A पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो आप बड़ी ही आसानी से बता पाओगे कि A पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव। x और y की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव। तो आप ऑप्शन में देखो, जहां पर x और y दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, वही क्या है आपका आंसर, वही क्या है आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, जिसमें x और y कितना देकर रखा है, 4 और 4। x और y कितना देकर रखा है, 4 और 4। ठीक है, क्योंकि ए वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए और बी की वैल्यू क्या, सॉरी एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, मतलब +4 और +4 ही क्या है इसका आंसर। ठीक है, वर्ग मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर हो और जिसके चारों पॉइंट क्या हो, बराबर हो, जिसके चारों पॉइंट की मैग्नीट्यूड बराबर हो। मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ये -4 और ये +4 इस कोऑर्डिनेट के कारण आया है, इस कोऑर्डिनेट के कारण आया, लेकिन एक्चुअली में इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से डील करा है इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन, ग्राफ पर किसी बिंदु का चांद दिखता है। ठीक है, ग्राफ पर किसी बिंदु का क्या दिखता है, चांद दिखता है। ठीक है, 4 बिंदुओं के निर्देशांक है, 4 बिंदुओं के क्या है, निर्देशांक है। फटाफट निकालो क्या होंगे 4 बिंदुओं के निर्देशांक। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल के कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्वेश्चन विद इन सेकंड आप लगा सकते हो। बस आपको एक बार ये बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि किस तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करोगे, और ये पॉइंट यदि उस पर आ रहा है तो कैसे करोगे। देखना, ये आपका एक्सिस देके रखा है। ठीक है, दैट इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, कुछ बोरियत सा फील हो रहा होगा आपको कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन ये वाले क्वेश्चन आप ही देखो कि एग्जाम में आते हैं, ये वाले क्वेश्चन आप ही देखो कि एग्जाम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसलिए एक बार इनको डिस्कस करना भी सेहत के लिए अच्छा होगा, आपके एग्जाम के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, तो कृपया इसको नेग्लेक्ट ना करें। ठीक है, आता है अच्छी बात है, एक बार और सीख जाओगे तो और अच्छी बात हो जाएगी, पावर हो जाएगा आपका उसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए उसने क्या बोला, उसने चांद बनाया है। ठीक है, इस तरीके से चांद बनाया है। समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस पर पॉइंट देके रखा उसने, ये वाला पॉइंट कितने पर काट रहा है, सभी पॉइंट 6 पे काट रहा है ना, दैट इज इस वाला पॉइंट भी 6 पे काट रहा है, यहाँ पर भी 6 पे काट रहा है, यहाँ पर भी 6 पे काट रहा है, यहाँ पर भी 6 पे काट रहा है। ठीक है, आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपके पास डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है, ए बी सी भी आपको देके रखा है। दैट इज ये पॉइंट है आपका ए, दैट इज बी, ये बी है ना, ये बी है आपका, और ये सी और ये डी। ठीक है, तो आपको एबीसीडी के पॉइंट बताने कि एबीसीडी कौन से निर्देशांक पे आते हैं, एबीसीडी आपके कौन से निर्देशांक है, ये एबीसीडी के कोऑर्डिनेट बताने। तो आपको पता है कि ये वाई एक्सिस से, सबसे पहले ए की बात करता हूं, तो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और वाई की वैल्यू आएगी, अब वाई की वैल्यू ऊपर है मतलब पॉजिटिव आएगी, तो 0 6। ए का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 6। 0 क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सिमिलरली यदि बी का पॉइंट निकालना है तो बी कहां पर स्थित है, बी सर एक्स एक्सिस पर स्थित है, और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है सर, 0 होती है, तो वाई की जगह 0 लिख दिया। अब एक्स की वैल्यू लिखोगे तो एक्स की वैल्यू +6 आएगा कि -6 आएगा, सर एक्स की वैल्यू +6 आएगा, क्योंकि इस तरफ चली गई दूरियां क्या होती है, प्लस।
तो दैट इज ए 6 0। इसकी बात करें तो C वाला जो पॉइंट है वो y एक्सिस पर स्थित है और y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0 होता है। और यदि प्लस माइनस की बात करें तो y की वैल्यू नीचे क्या होती है नेगेटिव, तो y की वैल्यू क्या आएगी -6। y की वैल्यू क्या आएगी -6। d की बात करें तो d x एक्सिस पर स्थित है, तो x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है, तो y की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। और यदि x की बात करें तो x इस तरफ आ रहा है, मतलब माइनस का x आएगा, दैट इज ए -6, दैट इज ए -6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 06, कौन सा नंबर ऑप्शन है 06 आ गया 60 0 6 6 0 0 -6 और -6 0, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हुआ फंडा क्लियर कुछ? ठीक है, तो इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इस टॉपिक से घबराइए नहीं, इसको एंजॉय करके पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि मूल बिंदु से दूरी तो आपने देख ही लिया है, फिर देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। दो बिंदु आपको देके रखेगा कि दो बिंदुओं से बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम में आ चुके, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा कि हाँ सर इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक चीज समझो, कोई से भी टॉपिक को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप कोई से भी टॉपिक को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि सर इसको छोड़ देते, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देख ही रहे हो कि अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं इनसे, अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं ना इनसे, मतलब अभी आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई भी चीज को हल्के में नहीं लेना। ठीक है, एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए और इस लेक्चर को एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।